Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार, आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम क्लिनिकल रिसर्च के इतिहास की गलियों में झांकने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। ये वो नियम कानून हैं जो आज मेडिकल रिसर्च की दुनिया को चलाते हैं, लेकिन कहानी हमेशा ऐसी नहीं थी। सही कहा। इनका सफर काफी लंबा और कई बार ईमानदारी से कहूं तो मुश्किलों और त्रासदियों से भरा रहा है। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे पास क्लिनिकल रिसर्च कैसे विकसित हुआ, इस पर कुछ दस्तावेज और नोट्स हैं। इनमें ये बताया गया है कि कैसे शुरुआती मतलब कुछ हद तक बेतरतीब से लगने वाले प्रयोगों से लेकर आज के इतने सख्त नैतिक ढांचे तक हम पहुंचे। हाँ, वो पूरा सफर देखना दिलचस्प है। तो आज हमारा मकसद क्या है? हम इस पूरे सफर को समझना चाहते हैं। वो कौन सी खास घटनाएं थीं, दुखद हादसे और वो सिद्धांत थे जिन्होंने आज के गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस यानी जीसीपी अच्छे क्लिनिकल अभ्यास की नींव रखी। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। बात है 1747 की, जेम्स लिन का मशहूर स्कर्वी ट्रायल। उन्होंने जहाज के नाविकों पर अलग अलग इलाज आजमाए, ये देखने के लिए कि भाई स्कर्वी का इलाज क्या है। हाँ, वो साइट्रस फ्रूट वाला ट्रायल। हाँ, कह सकते हैं कि ये नियंत्रित ट्रायल्स का एक बहुत ही शुरुआती रूप था, पहला व्यवस्थित इलाज अध्ययन। फिर 1796 में एडवर्ड जेनर और उनका चेचक का टीका, वो भी एक मील का पत्थर था। हाँ, पर इसने भी इंसानों पर बचाव के लिए होने वाले रिसर्च को लेकर नैतिक सवाल खड़े किए, है ना? बिल्कुल, सहमति का सवाल, जोखिम का सवाल, ये सब वहीं से उठने लगे थे। और फिर आया 1906 का अमेरिका का प्योर फूड एंड ड्रग्स एक्ट। ये दवाओं में मिलावट या गलत लेबल लगाने के खिलाफ पहला बड़ा संघीय कानून था। हाँ, ये शुरुआती कदम जरूर थे, लेकिन इनमें आज जैसी कोई औपचारिक मतलब नैतिक निगरानी या वो कठोर वैज्ञानिक तरीका नहीं था। अच्छा। लिंड का अध्ययन तुलनात्मक तो था, पर उसमें रैंडमाइजेशन या ब्लाइंडिंग जैसे आज के मानक नहीं थे, है ना? हाँ, वो सब नहीं था। जेनर का काम बेशक बहुत महत्वपूर्ण था, पर इसने सहमति और जोखिम जैसे बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। और 1906 का कानून वो मुख्य रूप से उत्पाद कितना शुद्ध है और उस पर क्या लिखा है, इस पर केंद्रित था, न कि क्लिनिकल टेस्टिंग पर। मतलब दवा की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान था। हाँ, बिल्कुल। पर हाँ, यहीं से ये जरूरत महसूस होने लगी थी कि एक व्यवस्थित तरीका और नियम होने चाहिए। अच्छा, मतलब बस एक जरूरत महसूस हो रही थी, कोई ठोस नियम कायदे अभी बनने बाकी थे। लेकिन यहाँ से मामला थोड़ा गंभीर होना शुरू होता है। हाँ, अब त्रासदियों की बात आती है। 1937 की एलेक्सर सल्फेनिलामाइड त्रासदी। जरा सोचें, एक दवा कंपनी एसई मैसेंजिल, उसने सल्फेनिलामाइड दवा को बच्चों के लिए मीठा रास्पबेरी स्वाद वाला सिरप बनाने के चक्कर में एक जहरीले केमिकल डायएथिलीन ग्लाइकॉल यानी डीईजी में घोल दिया। और सबसे भयानक बात, कोई सुरक्षा जांच नहीं की गई। नतीजा बेहद दुखद था। 100 से ज्यादा मौतें, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे, इस जहरीले डीईजी की वजह से हुई। ओह। इसका सीधा और बहुत बड़ा असर हुआ 1938 का फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अमेरिका में। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस कानून ने पहली बार दवाओं को बाजार में लाने से पहले उनकी सुरक्षा की जांच को अनिवार्य बना दिया। पहली बार? हाँ, ये पहली बार था जब अमेरिकी कानून ने साफ कहा कि दवा बेचने से पहले साबित करो कि वो सुरक्षित है। ये एक बुनियादी बदलाव था। और इसका सीधा ताल्लुक आज के इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग यानी आईएनडी टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज से है,
जो किसी भी नई दवा का इंसानों पर परीक्षण शुरू करने से पहले जानवरों में उसकी सुरक्षा जांचती हैं। तो पहली बड़ी सीख थी सुरक्षा पहले, सेफ्टी फर्स्ट। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक और बड़ी आपदा जिसने नियमों को और भी ज्यादा सख्त किया, थैलिडोमाइड। हाँ, थैलिडोमाइड 1957 से 1961 के बीच। थैलिडोमाइड को यूरोप में नींद लाने और गर्भवती महिलाओं में सुबह की मतली, मॉर्निंग सिकनेस के लिए एक सुरक्षित दवा बताकर बेचा गया था। सुरक्षित कोट्स में। हाँ बिल्कुल, लेकिन जब गर्भवती महिलाओं ने इसे लिया तो हजारों नवजात शिशुओं में फोकोमेलिया नामक भयानक जन्मजात विकृति हुई। उनके हाथ पैर पूरी तरह विकसित नहीं हुए। ये वाकई एक भयानक त्रासदी थी और इसका असर कई देशों में हुआ। हाँ, अमेरिका में कहते स्थिति थोड़ी बेहतर रही। हाँ, अमेरिका में अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA के अफसर थीं फ्रांसिस ओ केल्सी। उनकी सतर्कता और दृढ़ता ने इसे बड़े पैमाने पर फैलने से रोक दिया। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपर्याप्त सुरक्षा डेटा के आधार पर दवा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, बावजूद इसके कि उन पर काफी दबाव था। कमाल है, एक अफसर की सूझबूझ ने कितनी जानें बचा लीं। बिल्कुल। और इस थैलिडोमाइड त्रासदी का नतीजा ये हुआ कि 1962 में अमेरिका में कैफावर हैरिस अमेंडमेंट्स पारित हुए। अच्छा, ये क्या थे? अब अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो बात सिर्फ सुरक्षा की नहीं रह गई थी। अब कानून ने कहा कि दवा का असरदार होना भी साबित करना होगा। असरदार भी? हाँ, मतलब सिर्फ सेफ होना काफी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाना होगा कि दवा वाकई काम करती है, और वो भी अच्छी तरह से नियंत्रित किए गए ट्रायल्स के जरिए। इसने पहली बार दवा कंपनियों पर यह जिम्मेदारी डाली कि वो अपनी दवाओं की प्रभावकारिता यानी इफेक्टिवनेस को साबित करें। ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, और साथ ही इसने सूचित सहमति यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब मरीज को पूरी जानकारी देकर उसकी सहमति लेना, और प्रतिकूल घटनाओं यानी एडवर्स इवेंट्स की FDA को रिपोर्टिंग को भी कानूनी तौर पर मजबूत किया। इसका सीधा संबंध आज के रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स RCTs के गोल्ड स्टैंडर्ड बनने और डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड्स DSMBs जैसी निगरानी समितियों के गठन से है, जो ट्रायल के दौरान प्रतिभागियों की सुरक्षा पर लगातार नजर रखती हैं। तो पहले सुरक्षा, फिर असर और सहमति, क्रम समझ आ रहा है। हाँ, एक तरह से परत दर परत नियम बनते गए। लेकिन अब हम इतिहास के एक ऐसे काले अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं जिसने नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों को जन्म दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी में कंसंट्रेशन कैंपों में, हाँ, वो भयावह प्रयोग, बंद कैदियों पर उनकी बिना किसी सहमति के भयानक और अक्सर जानलेवा प्रयोग किए गए। हाँ, ये मानवता के इतिहास का एक बेहद शर्मनाक पन्ना है। इनमें कैदियों को बर्फीले पानी में डुबोकर या बेहद ठंडे माहौल में रखकर हाइपोथर्मिया का अध्ययन करना। ओ भगवान! उन्हें कम दबाव वाले चैम्बर में रखकर ऊंचाई के असर को देखना, जानबूझकर टाइफस या मलेरिया जैसी बीमारियों से संक्रमित करना, और बिना बेहोशी के हड्डियों के ग्राफ्ट या अंग प्रत्यारोपण जैसे अमानवीय प्रयोग शामिल थे। ये सुनना भी मुश्किल है। ये विज्ञान के नाम पर किया गया सरासर अत्याचार था। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। इसके बाद 1946-47 में नुरेम्बर्ग शहर में उन डॉक्टरों और प्रशासकों पर मुकदमा चलाया गया जिन्होंने ये प्रयोग किए थे। इसे नुरेम्बर्ग डॉक्टर्स ट्रायल के नाम से जाना जाता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसी मुकदमे के फैसले से निकला नुरेम्बर्ग कोड। इसके 10 सिद्धांत मानव प्रयोगों में नैतिकता के लिए एक मील का पत्थर साबित हुए। क्या थे वो मुख्य सिद्धांत? इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया स्वैच्छिक सूचित सहमति यानी वॉलंटरी इन्फॉर्म्ड कंसेंट पर। मतलब किसी भी इंसान पर कोई प्रयोग उसकी मर्जी के बिना नहीं किया जा सकता, और वो भी पूरी जानकारी होने के बाद। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत था। सहमति सबसे पहले। हाँ, साथ ही कोड ने कहा कि प्रयोग वैज्ञानिक रूप से जरूरी हो, उसका मकसद अहम हो और किसी और तरीके से हासिल ना किया जा सके। प्रयोग से होने वाला फायदा संभावित जोखिम से ज्यादा हो, प्रयोग करने वाले लोग योग्य हों, और सबसे जरूरी, प्रतिभागी को किसी भी समय बिना किसी नुकसान के प्रयोग से हटने का पूरा अधिकार हो। ये तो आज भी उतने ही जरूरी लगते हैं। बिल्कुल। ये कोड आज भी मानव प्रयोगों में नैतिकता और जोखिम प्रबंधन का आधार है, खासकर सहमति के महत्व को स्थापित करने में। हमें इस घटना के तथ्यों और उससे निकले कोड पर ध्यान देना चाहिए, जिसने भविष्य के लिए एक नैतिक दिशा तय की। लेकिन क्या ऐसे नैतिक उल्लंघन सिर्फ नाजी जर्मनी तक ही सीमित थे? शायद नहीं। अमेरिका में भी एक बेहद परेशान करने वाला मामला दशकों तक चलता रहा, टस्कीगी सिफिलिस स्टडी। हाँ, टस्कीगी। ये 1932 में शुरू हुई और 1972 तक,
यानी 40 साल तक चली। 40 साल? हाँ, ये एक और बेहद दुखद उदाहरण है नैतिक जुग का। इसमें अमेरिकी पब्लिक हेल्थ सर्विस ने अलाबामा के टस्कीगी इलाके के करीब 600 गरीब, ज्यादातर अनपढ़ अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों पर सिफिलिस के प्राकृतिक प्रभाव का अध्ययन किया। सिफिलिस पर? हाँ, इनमें से लगभग 400 पुरुषों को सिफिलिस था। उन्हें ना तो उनकी बीमारी के बारे में सही जानकारी दी गई, ना ही उन्हें ये बताया गया कि वो एक रिसर्च स्टडी का हिस्सा हैं। उन्हें बुरे खून यानी बैड ब्लड के मुफ्त इलाज का झांसा दिया गया था। ओह, ये तो धोखा था। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा अनैतिक बात क्या थी? क्या थी? सबसे ज्यादा अनैतिक बात ये थी कि 1940 के दशक में जब पेनिसिलिन सिफिलिस के एक प्रभावी इलाज के रूप में आसानी से उपलब्ध हो गया, हाँ, पेनिसिलिन तो तब आ गया था। तब भी इन पुरुषों को जानबूझकर इलाज नहीं दिया गया ताकि अध्ययन जारी रह सके और बीमारी के बढ़ने का पता लगाया जा सके। इलाज नहीं दिया? ये तो अविश्वसनीय है। ये सरासर धोखा था और एक बेहद कमजोर और वंचित समूह का घोर शोषण था। 40 साल तक? ये कैसे सामने आया फिर? 1972 में एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी ने इस कहानी को उजागर किया, जिसके बाद पूरे देश में भारी गुस्सा और शर्मिंदगी फैली। स्वाभाविक है। इसके सीधे परिणाम के रूप में 1974 में नेशनल रिसर्च एक्ट पास हुआ। इस एक्ट ने एक आयोग बनाया, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स ऑफ बायोमेडिकल एंड बिहेवियरल रिसर्च। लंबा नाम है। हाँ, इसी कमीशन ने गहन विचार विमर्श के बाद 1979 में एक ऐतिहासिक दस्तावेज जारी किया जिसे बेलमोंट रिपोर्ट कहते हैं। अच्छा, बेलमोंट रिपोर्ट, इसका क्या महत्व था? ये बहुत सुना है। बेलमोंट रिपोर्ट ने मानव अनुसंधान में नैतिकता को एक व्यवस्थित ढांचा दिया। इसने 3 बुनियादी नैतिक सिद्धांत स्थापित किए जो आज भी क्लिनिकल रिसर्च की नैतिकता की रीढ़ हैं। कौन से 3 सिद्धांत? पहला, व्यक्तियों का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स। इसमें 2 बातें हैं। एक तो व्यक्तियों को स्वायत्त मानना, यानी उन्हें अपने फैसले खुद लेने का अधिकार देना, जिसके लिए सूचित सहमति जरूरी है। और दूसरा, जिनकी स्वायत्तता कम है, जैसे बच्चे या मानसिक रूप से अक्षम लोग, उनकी विशेष सुरक्षा करना। ठीक है, सम्मान। दूसरा? दूसरा, उपकार, बेनिफिशंस। इसका मतलब है नुकसान न पहुंचाना और फायदे को अधिकतम करना। इसके लिए शोध के जोखिमों और लाभों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना जरूरी है। मतलब डू नो हार्म एंड मैक्सिमाइज पॉसिबल बेनिफिट्स। नुकसान कम, फायदा ज्यादा। और तीसरा? कि लाभ और बोझ का समाज में उचित वितरण हो। ऐसा ना हो कि शोध का फायदा किसी एक समूह को मिले और उसका बोझ जैसे जोखिम किसी दूसरे, खासकर कमजोर समूह पर पड़े। प्रतिभागियों का चयन निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। सम्मान, उपकार और न्याय। हाँ, और बेलमोंट रिपोर्ट ने ही इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स यानी IRBs या एथिक्स कमिटीज ECs की स्थापना को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की। अच्छा, ये IRBs यहीं से आए? हाँ, इनका काम किसी भी मानव अनुसंधान परियोजना को शुरू करने से पहले उसकी नैतिक समीक्षा करना और उसे मंजूरी देना है। ये आज की पूरी एथिक्स रिव्यू प्रणाली की नींव है। टस्कीगी ने दिखाया कि सिर्फ सहमति काफी नहीं, पूरी व्यवस्था में नैतिकता को बुनना होगा। तो न्यूरेमबर्ग ने सहमति पर जोर दिया और बेलमोंट ने सम्मान, उपकार और न्याय के सिद्धांतों के साथ साथ एक निगरानी प्रणाली IRB या EC भी स्थापित कर दी। बिल्कुल। लेकिन ये सिद्धांत ज्यादातर अमेरिकी संदर्भ में थे, है ना? जब रिसर्च अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा, जिसमें कई देशों के लोग शामिल होते हैं, तब क्या हुआ? वैश्विक स्तर पर कैसे सामंजस्य बैठा? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पे वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन WMA की हेलसिंकी घोषणा यानी डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी सामने आती है। इसे पहली बार 1964 में फिनलैंड के हेलसिंकी शहर में अपनाया गया था और तब से इसमें कई बार संशोधन हुए हैं ताकि ये बदलते वक्त के साथ प्रासंगिक बनी रहे। हालिया अपडेट शायद 2013 में हुआ था। तो हेलसिंकी घोषणा ने क्या खास बातें कहीं न्यूरेमबर्ग और बेलमोंट से अलग? हेलसिंकी घोषणा न्यूरेमबर्ग कोड से भी आगे जाके खास तौर पे डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशावरों द्वारा किए जाने वाले मेडिकल रिसर्च पर केंद्रित है। इसके कुछ मुख्य तत्व बहुत अहम हैं। इसने साफ किया कि रिसर्च में भाग लेने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य और कल्याण विज्ञान और समाज के हितों से हमेशा ऊपर रहेगा। व्यक्ति पहले? हाँ, हमेशा। इसने स्वतंत्र एथिक्स कमेटी IREC द्वारा रिसर्च प्रोटोकॉल की समीक्षा और निगरानी को अनिवार्य बना दिया। लिखित सूचित सहमति पर जोर दिया गया। साथ ही उन लोगों के लिए विशेष सुरक्षा उपायों की बात कही गई जो खुद सहमति देने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं,
जैसे बच्चे या जिनकी चेतना ठीक ना हो। हाँ, कमजोर समूहों की सुरक्षा। बिल्कुल, इसमें जोखिम और लाभ का लगातार मूल्यांकन करने और अगर जोखिम ज्यादा लगे तो अध्ययन रोकने की जिम्मेदारी शोधकर्ता पर डाली गई। इसने क्लिनिकल ट्रायल्स को शुरू करने से पहले एक सार्वजनिक रजिस्ट्री में दर्ज करने और उनके परिणामों को, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक, प्रकाशित करने की नैतिक अनिवार्यता पर भी जोर दिया। पारदर्शिता के लिए? हाँ, पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही इसमें अध्ययन समाप्त होने के बाद प्रतिभागियों को उन इलाजों या फायदों तक पहुंच दिलाने की बात भी कही गई जो अध्ययन में फायदेमंद साबित हुए हों। हेल्सिंकी घोषणा ने नैतिक निगरानी को एक व्यावहारिक रूप दिया और इसे वैश्विक स्तर पर डॉक्टरों के लिए एक नैतिक मार्गदर्शक बनाया। ठीक है, तो हमारे पास अब वैश्विक नैतिक सिद्धांत भी आ गए हेल्सिंकी से, लेकिन अलग-अलग देशों के अपने रेगुलेटरी नियम होते हैं। दवा कंपनियों के लिए ये तो बड़ी चुनौती होगी कि हर देश के अलग नियमों का पालन करें। हाँ, ये एक बड़ी समस्या थी। क्या इसमें कोई तालमेल बिठाने की कोशिश हुई? बिल्कुल। इसी चुनौती को हल करने के लिए 1990 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिक्स फॉर ह्यूमन यूज की शुरुआत हुई, जिसे अब छोटा करके इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन यानी ICH कहा जाता है। ICH, इसका मकसद क्या था? सिर्फ तालमेल? ICH का मुख्य लक्ष्य था दुनिया के प्रमुख दवा रेगुलेटरी प्राधिकरणों, शुरुआत में अमेरिका, यूरोप और जापान, लेकिन अब इसमें कई और देश और क्षेत्र शामिल हो गए हैं, और दवा उद्योग के बीच तालमेल बिठाना। मकसद ये था कि दवाओं के विकास और पंजीकरण के लिए जो तकनीकी ज़रूरतें हैं, जैसे गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता साबित करने के लिए किस तरह का डेटा चाहिए, उनमें एकरूपता लाई जाए। अच्छा, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ, मानकीकरण। इससे फायदा ये हुआ कि दवा कंपनियां एक ही मानक के तहत अपना रिसर्च और डेटा तैयार कर सकती हैं जो कई देशों में स्वीकार्य हो। इससे दवाओं का विकास तेज हुआ, लागत कम हुई और जानवरों पर होने वाले अनावश्यक परीक्षणों से भी बचा जा सका। ये तो बहुत ज़रूरी था। हाँ, ICS दिशा निर्देश बनाने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करता है, जिसमें विशेषज्ञ मिलकर ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर उस पर सार्वजनिक राय ली जाती है और अंत में रेगुलेटरी सदस्य उसे अपनाते हैं। ये मानकीकरण आज के वैश्विक दवा विकास और दुनिया भर में होने वाले क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए बेहद जरूरी है। तो ICH ने नियम बनाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया। हाँ। अब आते हैं जमीनी स्तर पर। हाँ। वो व्यवहारिक नियम पुस्तिका क्या है जिसका पालन क्लिनिकल रिसर्च करते समय किया जाता है? शायद ये गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस GCP है, खासकर ICH का E6 दिशा निर्देश। हाँ। सुना है ये भी काफी बदला है समय के साथ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ICX E6R1 GCP ही वो गाइडलाइन है जो क्लिनिकल ट्रायल्स के डिज़ाइन, संचालन, निगरानी, ऑडिटिंग, रिकॉर्डिंग, विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय नैतिक और वैज्ञानिक गुणवत्ता मानक तय करती है। और हाँ, इसका विकास देखना भी दिलचस्प है। कैसे? देखिए, पहला संस्करण ICH E6R1 1996 में आया। इसने बुनियादी बातें तय की: प्रोटोकॉल का पालन करना, सूचित सहमति लेना, डेटा की गुणवत्ता बनाए रखना और जरूरी दस्तावेजों यानी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स का सही रिकॉर्ड रखना। ठीक है, ये तो बेसिक्स हो गए। हाँ, फिर 2016 में आया ICH E6R2। ये अपडेट इसलिए जरूरी था क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स ज्यादा जटिल हो गए थे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ गया था। इसमें सबसे बड़ा बदलाव था जोखिम आधारित गुणवत्ता प्रबंधन यानी रिस्क बेस्ड क्वालिटी मैनेजमेंट RBQM। रिस्क बेस्ड, इसका क्या मतलब? इससे मतलब है कि निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण के प्रयासों को उन पहलुओं पर ज्यादा केंद्रित किया जाए जो प्रतिभागी की सुरक्षा और डेटा की विश्वसनीयता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि हर छोटी चीज पर बराबर ध्यान दिया जाए। ज्यादा फोकस करो जहां ज्यादा रिस्क है। स्मार्ट तरीका है। हाँ, इससे कुशलता बढ़ती है। इसने केंद्रीकृत निगरानी, सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उपयोग को भी औपचारिक रूप से शामिल किया। और अब R3 की बात हो रही है। बिल्कुल। अब हम ICH E6R3 के दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके अलग अलग हिस्से धीरे धीरे लागू हो रहे हैं और शायद 2025 तक पूरी तरह से प्रभावी हो जाएंगे। ये संस्करण क्लिनिकल रिसर्च को पूरी तरह से डिजिटल युग के लिए तैयार कर रहा है। डिजिटल युग के लिए? हाँ। क्या नया है इसमें? E6R3 की कुछ खास बातें हैं। ये जोखिम आनुपातिक दृष्टिकोण, रिस्क प्रोपोर्शनेट अप्रोच और क्वालिटी बाय डिजाइन QBD पर और भी ज्यादा जोर देता है। QBD का मतलब है ट्रायल को शुरू से ही ऐसे डिजाइन करना कि उसमें गुणवत्ता अंतर्निहित हो। मतलब पहले से ही क्वालिटी सोचकर चलो। हाँ, जैसे कोई मजबूत इमारत बनानी हो तो सिर्फ अच्छी ईंटें लगाना काफी नहीं, बल्कि उसका नक्शा और नींव ही मजबूत बनानी होगी। वही बात है। अच्छा उदाहरण है।
और क्या है R3 में? इसमें डेटा गवर्नेंस पर बहुत साफ दिशा निर्देश हैं। डेटा की सत्यनिष्ठता, इंटीग्रिटी कैसे बनाए रखें, ऑडिट ट्रेल्स का क्या महत्व है, मेटा डेटा क्यों जरूरी है, डेटा को कैसे सुरक्षित रखें वगैरह। ये इलेक्ट्रॉनिक सहमति ई कंसेंट और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर ई सिग्नेचर्स को पूरी तरह से मान्यता देता है, जो आज बहुत आम हो गया है। हाँ। साथ ही ये विकेंद्रीकृत क्लिनिकल ट्रायल्स DCTs के लिए बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करता है। DCTs मतलब घर बैठे ट्रायल? हाँ, कुछ वैसे ही। DCTs में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रतिभागी अपने घर से या नज़दीकी क्लिनिक से ही ट्रायल में ज़्यादा आसानी से भाग ले सकते हैं। तो हाँ, GCP लगातार विकसित हो रहा है ताकि वो नई टेक्नोलॉजी, बढ़ती डेटा जटिलता और ट्रायल करने के नए तरीकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। वाह! तो चलिए इन सब बिखरे हुए धागों को एक साथ पिरोते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। हाँ, एक सारांश बनाते हैं। सल्फेनिलामाइड त्रासदी हुई, 1938 का एक्ट आया, दवाओं की सुरक्षा जांच अनिवार्य हुई। सही। थैलेडोमाइड आपदा हुई, 1962 के संशोधन आए, प्रभावकारिता का सबूत, सूचित सहमति और साइड इफेक्ट रिपोर्टिंग मजबूत हुई। बिल्कुल। नाजी प्रयोग सामने आए, न्यूरेमबर्ग कोड बना, सहमति और नैतिक सीमाएं तय हुईं। हाँ, वो बुनियादी सिद्धांत। टस्केगी स्टडी का पर्दाफाश हुआ, बेलमोंट रिपोर्ट आई, व्यवस्थित नैतिक समीक्षा, IRBs ECS और सम्मान, उपकार, न्याय के सिद्धांत स्थापित हुए। और आयुर्वेद का ढांचा। फिर रिसर्च वैश्विक हुआ, हेलसिंकी घोषणा और फिर ICH GCP आए, नियमों में समंजस और मानकीकरण आया, जो अब E6R3 के साथ डिजिटल युग में ढल रहा है। बिल्कुल सही सारांश है। और कुछ मुख्य शब्दों को भी शायद साफ करना उपयोगी होगा, है ना? हाँ, जैसे क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल में क्या फर्क है? देखिए, जब हम क्लिनिकल रिसर्च कहते हैं तो ये एक बहुत व्यापक शब्द है जिसमें इंसानों पर होने वाले सभी तरह के स्वास्थ्य संबंधी अध्ययन शामिल हैं, चाहे वो सिर्फ देखने समझने वाले ऑब्जर्वेशनल हो या उनमें कोई हस्तक्षेप इंटरवेंशन किया जा रहा हो। ओके। वहीं क्लिनिकल ट्रायल एक खास तरह का क्लिनिकल रिसर्च है जिसमें प्रतिभागियों को जानबूझकर कोई हस्तक्षेप जैसे नई दवा, टीका या इलाज का तरीका दिया जाता है ताकि उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर का मूल्यांकन किया जा सके। ये ज्यादा विशिष्ट है। समझ गई। और सूचित सहमति? ये सिर्फ फॉर्म भरना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सूचित सहमति सिर्फ एक कागज पर दस्तखत करना नहीं है, बल्कि ये एक पूरी प्रक्रिया है। इसमें प्रतिभागी को अध्ययन के बारे में समझने लायक भाषा में पूरी जानकारी दी जाती है। ये पक्का किया जाता है कि वे समझ गए हैं, उनके सवालों के जवाब दिए जाते हैं और फिर वे बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से भाग लेने के लिए सहमत होते हैं। ये प्रक्रिया जरूरत पड़ने पर दोहराई भी जानी चाहिए। ये एक संवाद है, सिर्फ एक फॉर्म नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। और कमजोर आबादी? कमजोर आबादी वल्नरेबल पॉपुलेशंस का मतलब है ऐसे समूह जिन्हें अपने हितों की रक्षा करने में शायद मुश्किल हो सकती है, जैसे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कैदी, मानसिक या गंभीर रूप से बीमार लोग या सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोग। इनके लिए रिसर्च में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की जरूरत होती है। ठीक है। और वो RBM आपने बताया था? हाँ, रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग। हाँ, RBM का उद्देश्य है कि ट्रायल की निगरानी ज्यादा स्मार्ट तरीके से की जाए। संसाधनों को उन जगहों पर लगाया जाए जहां गलती होने या प्रतिभागी को खतरा होने का जोखिम सबसे ज्यादा है, ताकि निगरानी असरदार और कुशल हो, न कि बस हर चीज पर नजर रखी जाए। समझ गई। तो इस सब का निचोड़ क्या है? हमने एक ऐसे इतिहास का सफर तय किया है जो दुखद घटनाओं और नैतिक चूकों से भरा है, लेकिन हर गलती से सबक सीखा गया। हाँ, हर त्रासदी ने नियमों को मजबूत किया। इसी के चलते आज हमारे पास मजबूत नैतिक ढांचे और वैश्विक मानक हैं। इन सब का एक ही मकसद है, क्लिनिकल रिसर्च में भाग लेने वाले इंसानों की सुरक्षा, उनके अधिकारों और उनके भले की रक्षा करना, और साथ ही ये पक्का करना कि रिसर्च से जो ज्ञान मिले वो भरोसेमंद और वैज्ञानिक रूप से मजबूत हो। बिल्कुल। ये कोई सीधी पहले से तय राह नहीं थी, बल्कि ज्यादातर समस्याओं के जवाब में यानी प्रतिक्रिया में विकसित हुई है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि यहाँ हमेशा एक बुनियादी कशमकश बनी रहती है। एक तरफ विज्ञान को आगे बढ़ाने और बीमारियों के नए इलाज खोजने की जरूरत है, जो बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। तो दूसरी तरफ इंसानी गरिमा, स्वायत्ता और सुरक्षा को बनाए रखने की भारी नैतिक जिम्मेदारी है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही चुनौती है। और ये नियम और सिद्धांत भी स्थिर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे लगातार विकसित हो रहे हैं।
जैसा हमने ICH E6R3 के उदाहरण में देखा, उन्हें नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल हेल्थ और रिसर्च के नए तरीकों जैसे विकेंद्रीकृत ट्रायल, बिग डेटा एनालिसिस के हिसाब से लगातार ढालना पड़ रहा है। ये एक सतत प्रक्रिया है। और इसी नोट पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज जिस रफ्तार से रिसर्च की दुनिया बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का बढ़ता इस्तेमाल, बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण और दुनिया भर में फैले जटिल ट्रायल्स, इसे देखते हुए भविष्य में कौन से नए नैतिक सवाल या रेगुलेटरी चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं? सोचने वाली बात है। क्या आज के हमारे नैतिक सिद्धांत और नियम इन आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? इस पर विचार किया जा सकता है।